इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुरुआत करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की बहस की। हमारे साथ पहले मेहमान जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब। जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी से हमें ज्वाइन करने वाली हैं, कभी भी हमें स्क्रीन पर वो नजर आ सकती हैं। आज हम यूपी की बात कर रहे हैं जफर साहब, और वजह यह है कि आज अचानक से सोशल मीडिया पर दो ट्रेंड बड़ी तेजी के साथ चले। एक ट्रेंड था योगी बेमिसाल का, उस पर भी हजारों ट्वीट्स हुए और ट्रेंड किया काफी देर तक, और उसके बाद प्रियंका गांधी को लेकर के हमारी प्रियंका दीदी नाम का एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इससे यह लग रहा है कि यूपी की सियासत में, चुनावी पॉलिटिक्स में कम से कम अब शायद खुलकर योगी जी भी अब उतर गए हैं। अभी तक वो कोरोना के हालात पर पकड़ रख रहे थे, लेकिन अब चुनाव है तो उसकी भी उनको खोज खबर रखनी है। और प्रियंका गांधी ने भी ऐलान कर दिया कि इस बार टक्कर में वो हैं। क्या कहेंगे? देखिए, प्रियंका गांधी का जहां तक सवाल है, प्रियंका गांधी जी राजनीतिक तौर पे अगर उनको देखें तो उनका जो अनुभव है वो, अगर उससे आप कंपेयर करें एक 5 टाइम के एमपी का, एक मुख्यमंत्री का, तो शायद सही नहीं होगा। वो 5 साल से मुख्यमंत्री है, 5 टाइम के एमपी भी है। उनका जो है पूरा जीवन जो है राजनीति में गुजरा है, यूपी के राजनीति में गुजरा है। और प्रियंका जी कभी यूपी में, कभी इधर कभी उधर, उनको ठीक से जमीनी समझ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई महत्वपूर्ण योगदान वो अपने पार्टी के लिए कर पाएंगे। और इसका इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने पिछले बार भी देखा था कि उस वक्त उन्होंने वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी ऐसे बांट के अपने लिए कुछ आधा यूपी रख लिया था। आधा यूपी में से वो बिल्कुल कांग्रेस भी आधी क्या, वन जो 5th भी नहीं बची, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई, 1/20 भी नहीं बची। तो मामूली साहब का कंट्रीब्यूशन रहा, और वो कंट्रीब्यूशन का पहले से परफॉर्मेंस खराब हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी साथ में ही थी। सब कुछ होने के बावजूद भी वो परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उनका योगदान क्या रहेगा। और किसी स्टेट पे जाके देखिए, अगर दोनों भाई बहना दोनों ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया वो आपके सामने है। ना तो आसाम में कोई कंट्रीब्यूशन, वहां भी नीचे, उससे पहले के जो लोग उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके सामने, उनके परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन आप ये तो आप देखते होंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा के जो जितने उनके हमले होते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या कोई बयान जारी करें, उनके निशाने पर होते हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार। उनका टारगेट साफ है, यूपी से योगी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है। और आगे भी जुड़ गए हमारे साथ, स्क्रीन पर उनको ले लें। रागिनी जी, आपका स्वागत है। बात यूपी की हो रही है, विषय आपके सामने। जफर साहब अपनी बात कह रहे हैं, जरा सुनिएगा, फिर आता हूं आपके पास। बोलिए जफर साहब। रागिनी जी नमस्कार। तो नमस्कार जफर भाई, नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, जहां तक उनका सवाल है, वो राजनीति में है इसलिए कि उनका परिवार राजनीति में, उनका अनुभव राजनीति में जैसा होना चाहिए, और जिसके जो दावेदार किसी चीज के लिए बनाए या हटाने के लिए या बनने के लिए, दोनों के लिए जो दावेदारी होती है, उसके लिए कुछ आप में होना चाहिए। वो चीज जो है मिसिंग है कंप्लीटली। उनको जानकारी नहीं, दोनों मतलब अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। हालांकि आप देखिए, अब मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, कोई टीका टिप्पणी नहीं किसी के बारे में इंडिविजुअल टीका टिप्पणी नहीं करे, लेकिन देखिए प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी दोनों कितने साल से कोशिश कर रहे हैं यूपी में कुछ डेंट करने के लिए, लेकिन किसको नुकसान हो रहा है? यूपी में नुकसान उनकी ही पार्टी को हो रहा है, और वो नीचे जाते जा रहे हैं। यहां तक कि अपनी जो सीट जो थी उसको बचाने में नाकाम हो गए, तो वो क्या हटाने के में कामयाब होंगे? आप जो अपने खुद हट गए, वो हटाने में कामयाब कहां होंगे? भाई, आपका परफॉर्मेंस आपने समाजवादी पार्टी के कंधे में और बैसाखी लेके चलने की कोशिश की तो भी फेल हो गए। चलिए, मैं जवाब देता हूं आपकी बात का जफर साहब। आज ये बहस हमने जैसे पहले बताया रागिनी जी, हम इसलिए कर रहे हैं कि अचानक सोशल मीडिया पर आज योगी आदित्यनाथ भी ट्रेंड कर रहे थे और प्रियंका गांधी भी ट्रेंड कर रही थी, और प्रियंका गांधी जबरदस्त तरीके से हमलावर है यूपी की सरकार के ऊपर। जफर इस्लाम का कहना यह है, ना तो उनका अनुभव योगी आदित्यनाथ के सामने कहीं टिकता है, और ना ही राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, उनका कोई ऐसा कारनामा नजर आता है जिससे कह सकें कि यूपी में इस बार वो कोई बहुत बड़ा कारनामा कर पाएंगे या कोई बहुत बड़ी बढ़त ले पाएंगे। मुझे लगता है आपने बड़े सटीक शब्द का प्रयोग किया, कारनामा। तो मैं वहीं से शुरू कर, कारनामा बहुत नजर आ रहा है, और कारनामे नजर आ रहे हैं आदित्यनाथ जी की सरकार में, जो कि कराहती, आह भरती, रोती बिलखती, गिड़गिड़ाती जनता के घाव पर नमक रगड़ने के कारनामे।
और वो कैसे हैं मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूं। और मुझे लगता है कि आज व्यक्तियों पर बहस केंद्रित करके शुरू करने के बजाय जो एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का सामने आया, मैं उससे शुरुआत करना चाहूंगी। उसके बाद प्रियंका गांधी जी देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या महत्व रखती हैं, ये भी मैं जफर भाई को बताती हूँ। तो देखिए, आज सूरत हाल उत्तर प्रदेश का ये है कि एक एक निवासी जो उत्तर प्रदेश की धरती पर रह रहा है वो कह रहा है कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। और जिस आग का मैं जिक्र कर रही हूँ वो विध्वंसकारी आग नहीं है, वो सरकार के खिलाफ गुस्से और आक्रोश की आग है। तो हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और प्रियंका गांधी खड़ी है वहां पर मशाल लेकर और बोल रही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद नहीं, कांग्रेस की कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो सौरभ जी, आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की, 22 लोग मर जाते हैं क्योंकि एक अस्पताल, ये जानते हुए आगरा का अस्पताल है कि 1 मिनट के लिए भी अगर उन कोरोना से संक्रमित लोगों की सांस रोक दी गई तो वो मर जाएंगे, ये जानते हुए एक मॉक ड्रिल की जाती है ऑक्सीजन सप्लाई को काटने की। और ये ऑक्सीजन सप्लाई कटती क्यों है? इसलिए कटती है क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। आज योगी सरकार इंक्वायरी बिठा सकती है अस्पताल के ऊपर, पर मैं बड़ा सवाल जफर भाई से पूछकर ये डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूं कि योगी सरकार के ऊपर कौन इंक्वायरी करेगा? वो योगी सरकार जिसने अस्पतालों के और डॉक्टरों के मुंह पर ताला लगा दिया था। ऑक्सीजन शॉर्टेज है अगर ये कहा गया तो एनएसए लगा देंगे इस धमकी के साथ। तो नृशंसता की, अमानवीयता की और संवेदनशीलता की पराकाष्ठा पूरे देश में जो देखने में नहीं मिली वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। योगी जी के पांव के तले अब जमीन नहीं बची है सफर भाई। इसीलिए ये देखिए कि जन्मदिन पर बधाई तक नहीं मिल पा रही। मैं आता हूं, वो सारी बातें भी करेंगे। आपने जो विषय उठाया ये बड़ा गंभीर विषय है, आज सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। आगरा के अस्पताल में 22 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत, और ऑक्सीजन भी डॉक्टर के अस्पताल के मालिक ने यह कहा कि मॉक ड्रिल करके रोक दी। इस बात को प्रियंका गांधी ने उठाया। बोलिए जफर इस्लाम। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये झूठी खबरें जिस तरह से फैलाई जा रही हैं, वहां के आप जो चीफ मेडिकल ऑफिसर उस हॉस्पिटल के हैं या वहां के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी है और जो गवर्नमेंट के अधिकारी, सबसे पूछ लीजिए। 7 मौतें हुई थी और ये जो भी बातें हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जब कहते हैं सच्चाई नहीं है तो सच्चाई किसमें नहीं है? मौतों में सच्चाई नहीं है या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? मौतों की संख्या कम है, ये कह रहे हैं। मौतों की संख्या कम है, कंफर्म किया है। जफर भाई कितना शर्मनाक बयान है। नहीं, आप अरे भाई, आप अपने जो इतना शर्मसार होने वाला जो काम आप कर रहे हैं उसके बावजूद आप हमको बोल रहे हैं कि गलत बात है। रागिनी जी, जरा सुन लीजिए धैर्य से। मैं आपको तो सुना। अच्छा, बताइए। आपकी कितनी सारी बातें झूठ थी, फिर भी मैं सुनता रहा। ये शेर शायरी का समय नहीं है। सुनिए, शेर शायरी का जमाना नहीं है। जब हम बात करते हैं संजीदगी से और सिंसियरिटी से, तो आप शेर शायरी में उसका तो है आप खत्म कर देते हैं सर। लेकिन फिर भी आप व्यक्तिगत शैली पर आक्रमण मत करिए, तथ्यों पर बात करिए। अच्छा ठीक है जफर साहब, आप बता रहे थे। अच्छा ठीक है जफर साहब, आप आगरा की दुर्घटना पर आप बोल रहे थे, आप बोलिए। तथ्यों पर बात करिए। नहीं, जी ठीक है, रागिनी जी बोलेंगे। वो बोलिए। रागिनी जी, मुझे आपके निजी इस पे कोई ना टीका टिप्पणी करना है ना मुझे करना चाहिए। मैं कभी करता नहीं किसी पर। मैं कह रहा हूं कि जब संजीदगी से बात हो रही तो संजीदा तरीके से हम बात करेंगे। मुझे तू तड़ाक करना आता नहीं है। सुन लीजिए जरा, मैं बता रहा हूं कि ये झूठ फैलाने का काम जो है जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी जी कि योगी जी की जमीन खिसक गई। अरे भाई, ये वो लोग कहें जिनकी जमीन हो तो समझ में आए, जिसकी जमीन एकदम जिसने जमीन सींचा है, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि एक जमीनी आदमी है, जमीनी लीडर है, लोगों से कनेक्टेड, लोगों के लिए जीता मरता है, उसके लिए पूरे प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा प्राथमिकता है उसकी। ऐसे वो कह रहे हैं ये कि उनकी जमीन खिसक गई। देखिए, आपको बता दूं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप जिस तरह से झूठ फैलाने का सोशल मीडिया में आप जितना जफर साहब, मैं आपने कई बार ये शब्द इस्तेमाल कर लिया झूठ। मैं समझना चाह रहा हूं उसमें झूठ क्या है। डॉक्टर का जो अस्पताल का मालिक है उसका बयान है, वीडियो है, सब जगह चला है, सबने देखा है। बयान कहां दिखा, मालिक कहां दिख रहा है वीडियो में? जरा दिखा दीजिए मुझे। मुझे आप दिख रहे हैं तो मुझे दिखा, मुझे तो दिख नहीं रहा। जी एक सेकंड। ये बात गलत है। देखिए,
है। जो वहां आपने देखा कोई वीडियो, उसमें आप कह रहे हो मालिक के मालिक दिखता नहीं मुझे, मैं मेरी आंखों से दिखता नहीं है। आप अरे चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं जफर साहब, उसमें जो दिख रहा है आदमी वो मालिक नहीं होगा, लेकिन अस्पताल सील क्यों हुआ है? उसके बाद आप किससे कंफर्म करेंगे? हॉस्पिटल सील किसने किया है? वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर से, उन लोगों के बयान देख लीजिए। देखिए मैं आप जो एक बाहरी आदमी जिसका कोई सरोकार नहीं है, राजनीति करने प्रदेश में आते हैं और उसके बाद पक्षी की देखिए जफर साहब, ये मुद्दा जो है, ये आगरा का जो मुद्दा है बड़ा संजीदा मुद्दा है, और ये यूपी की पॉलिटिक्स से या किसी भी किस्म की सियासत से अलग है, मैं इसको अलग रख के देख रहा हूं। लेकिन ये कह देना कि वहां कुछ नहीं हुआ तो फिर वो उस अस्पताल को सील किया गया है। ये कहा जा रहा है कि, मेरी बात सुन लीजिए, वो ये कहा जा रहा है कि हम पेंडेमिक एक्ट के तहत, महामारी एक्ट के तहत अस्पताल पर कार्रवाई करेंगे। ये सारी बातें यूपी की सरकार ही कर रही है, तो वहां कुछ तो हुआ है। देखिए वहां 7 मौतें हुई हैं, ऐसा मैं तो खुद कह रहा हूं, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी कंफर्म किया है। अधिकारी जो है, जो वहां के अधिकारी है, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच पड़ताल। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। रागिनी इस पर बोलना चाह रही है। रागिनी जी ऐसा है, रागिनी जी, अरे रागिनी जी आप मुझे बताइए, अच्छा वहां हुआ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार कह रही है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल तो था नहीं, तो क्या आरोप है आपका? देखिए सौरभ, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूं, आप भी सुनिएगा, आपके दर्शक भी सुनिए, कि सरकार का एक इकबाल होता है, उस इकबाल के चलते वो बहुत सारे मानक स्थापित करती है, और जैसे मानक जनता को नजर आते हैं उसके हिसाब से जनता का व्यवहार भी बदलता है। कुछ ऐसे मानक स्थापित किए जाते हैं जिससे कि अपराधियों का बल टूटे, कुछ ऐसे मानक स्थापित किए जाते हैं कि जिससे कि अपराधियों का हौसला बुलंद हो, और कुछ ऐसे मानक स्थापित किए जाते हैं जिससे ये लगता है कि ये सरकार हमारी अभिभावक है, और कुछ ऐसे मानक स्थापित किए जाते हैं जिससे ये लगता है कि ये सरकार एक दमनकारी सरकार है। मैंने पहले ही वक्तव्य में ये बात कही कि अगर आप अस्पतालों को, डॉक्टरों को इस प्रेशर में, इस दबाव में रखेंगे कि ऑक्सीजन की किल्लत के ऊपर अगर कोई बात कही जाएगी तो उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा, संपत्ति जब्त कर दी जाएगी, तो मैं समझती हूं कि एक लाचारी के वक्त में चीखते हुए व्यक्ति के गले में, हलक में हाथ डालकर आप जबान खींचने का काम कर रहे हैं। नहीं, इसको आप इतना जनरलाइज कैसे कर सकती हैं? मुझे मालूम है कि ऐसा एक वाकया हुआ लखनऊ के एक अस्पताल का हुआ। मेरी बात सुनिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं, मेरी नजर में, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जफर साहब एक मिनट, ये कहना कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भी खुलकर इलाज नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। लखनऊ का एक अस्पताल का मामला सामने आया था, जरूर वो सब जगह प्रकाशित हुआ था, सरकार ने यह कहा कि उनके पास ऑक्सीजन थी, इसके बावजूद वो ये कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हमने कार्रवाई की। देखिए सरकार ये कह रही थी कि पंचायत के जो चुनाव कराए गए उसमें केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ ने एक चिट्ठी लिखी इसी सरकार के खिलाफ और कहा कि 1621 लोग जो वहां पर ड्यूटी दे रहे थे शिक्षक को मारे गए। मर गए नहीं कहा, मारे गए कहा। प्रियंका गांधी जी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, ये सार्वजनिक चर्चा में आया और पता चला कि 1621 का जो आंकड़ा था वो सच था। योगी सरकार कह रही थी कि हमारे यहाँ मृत्यु दर सबसे कम है। सैटेलाइट से जो पिक्चर खींची गई उनसे पता चला, बड़े बड़े क्रोन्स के भी ये पिक्चर खींची गई तो देखा कि गंगा जमुना के पाट पटे पड़े हैं लाशों के ढेर से, उन पर से रामनामी का चादर भी खींचा गया कि अगली बार कोई पिक्चर खींची जाए, कोई तस्वीर खींची जाए तो वो गेरुए रंग की जो चादर चढ़ती है वो दिखाई न दे। तो किस तरीके की लीपापोती योगी आदित्यनाथ, तथाकथित योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही थी, ये तो सबके सामने है। अच्छा ठीक है, को प्रमाण की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, जफर साहब मोटी बात एक तथ्य और रखना चाहती हूँ, एक तथ्य सुन लीजिए जफर भाई, 30 सेकंड और लूंगी। आप देखिए 6 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 94 सरकार ने लगाए थे जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक, उन सबको खारिज किया और ये कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार निरर्थक दुरुपयोग करती है एनएसए के कानून का। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है, ये विपक्ष की टिप्पणी नहीं है। तो योगी सरकार गलत करती है, गलत करने के बाद पकड़ी जाती है तो पर्दा डालने के लिए कानून तक का दुरुपयोग करती है, ये परिस्थिति आ गई है। चलिए अब मैं आपकी बातों का जवाब ले रहा हूं। आप जफर साहब कह रहे थे, योगी सरकार में जफर इस्लाम साहब आपने शुरुआती वक्तव्य में ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी की कोई सियासी जमीन उत्तर प्रदेश में नहीं है, राहुल गांधी ने ऐसा क्या काम कर लिया दोनों ने मिलकर कि हम ये कहें कि इस बार वो कुछ कर पाएंगे। इस बार उनका मानना यह है विपक्ष का कि कोरोना के दौरान जो कुछ हालात बने खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, इससे एक दरवाजा खुल गया विपक्ष के लिए और खासतौर पर प्रियंका गांधी को वहां पर अपने लिए एक सियासी जमीन नजर आती है।
देखिए सौरभ जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे, ये महामारी है, महामारी कोई हमारे कहने से या आपके रोकने से रुक नहीं जाती, हमारे कहने से आ नहीं जाती या उनके कहने से आ नहीं जाती। ये महामारी है जिसमें सब एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ते हैं, ऐसा दुश्मन से लड़ते हैं जिस दुश्मन को हम देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें भी चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, सब ने, और कांग्रेस के खास से कांग्रेस और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज और उस वक्त को भी उन्होंने सिर्फ राजनीतिक तरीके से और राजनीतिक फायदे की वजह से इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया में गलत खबर फैलाना, सरकार को गलत तरीके से आड़े हाथ लेने की कोशिश करना, तो उस दौरान ये जरूरी है, एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आप मानक की जो बात करती हैं वो मानक जरूरी है। जब आप अगर गलत फैला के आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके, डराने का काम करते हैं, भयभीत करना चाहते हैं, ऐसे में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक आम जनता के साथ खड़े रहे और ऐसे लोग जो इसको गलत तरीके से, गलत सिचुएशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं लगाम दिया जाए और उनके लिए ऐसा मानक हो कि भाई उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो उसमें कोई गलत नहीं। मुझे लगता है कि सरकार का दायित्व है कि जो अफवाह फैला रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटे, इसलिए कि अफवाह फैलाने वालों की जो अपोजिशन पार्टी और इसमें जो भी लोग हैं वो बहुत मुट्ठी भर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर को बखूबी हैंडल किया? मैं पूरी बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे से कहा। वैक्सीनेशन में तेजी से चल रहा है, वहां टेस्टिंग में तेजी से, और कंट्रोल भी है। मैं खुद इतना दिन उत्तर प्रदेश में लेकर आया, मैं खुद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बहुत, जहां पर मेरा भी दायित्व है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने, आप बताइए, एक एक कमांड रूम में हम लोग जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं दिखी और कोई ऐसी बात नहीं जैसा कि ये लोग बार बार सोशल मीडिया में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको राजनीति करनी है, आप राजनीतिक मुद्दे पे आइए, और लाशों की राजनीति या झूठ बोल के राजनीति कीजिए, ये सही नहीं है। चलिए देखिए, चुनावों में इस दूसरी लहर में कोरोना की जो भी हालात बने पूरे देश में, वो हम सबके सामने ही हैं। तो चुनाव में उसका क्या असर रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो राजनीति, जहां तक यूपी की बात है, मैं आपको बीजेपी सरकार के दावे बता रहा हूं, और सरकार दावा यह है कि फिलहाल वहां 1000 से कम केस आ रहे हैं रोजाना। 22 करोड़ की 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में केवल एक्टिव केस बचे हैं 15,000 से थोड़े से ऊपर। 24 घंटे में 3 लाख टेस्ट करने वाला देश का इकलौता राज्य है यूपी, और 5 करोड़ कुल टेस्ट कर लेने वाला, 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगा देने वाला भी देश का इकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आप कैसे कहती हैं कि उत्तर प्रदेश कोरोना के मामले में पूरी तरह विफल रहा? सौरभ जी, इसमें 2-3 बातों का मैं जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये बात कि दुनिया के 12 बड़े वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि भारत में, पूरे देश में जितने आंकड़े बताए गए हैं संक्रमित लोगों के और मृत्यु दर के, उनसे करीब 10 से 15 गुना ज्यादा ये आंकड़े, यानी कि पूरे देश में करीब 14 से 42 लाख लोगों तक की मृत्यु हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये लेख छपा। और मैं तो कहती हूं कि मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता के विवेक पर यह सवाल छोड़ती हूं, क्योंकि सरकारी आंकड़े किस तरीके से झुठलाए जाते हैं इस पर कई बार हम बहस कर चुके। एक शोक संदेश का पेज अगर आप निकाल लें किसी भी अखबार से, और वहीं उसी जिले के से आंकड़े निकाल लें कि मौत के कितने आंकड़े बताए गए हैं, तो ही पता चल जाएगा कि कितना दूध का दूध और पानी का पानी कहां हो रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। पहली मैं दूसरी बात पर लेकर आती हूं। जब कोरोना की पीक पे, दूसरी लहर की पीक चल रही थी, तब योगी सरकार ने प्राइवेट टेस्टिंग पूरी तरीके से बंद करवा दी थी। लखनऊ जैसे शहर में प्राइवेट टेस्ट नहीं हो रहे। अगर आप टेस्ट कम करवाएंगे तो आंकड़े वैसे भी कम ही निकल कर आएंगे। और कितनी संख्या बताई जा रही है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको। वो एग्जाम्पल क्या था? पंचायत की ड्यूटी में कितने शिक्षक सरकारी आंकड़ों में मरे और सच्चाई में कितने शिक्षक मरे। ऐसा ही तमाम भाजपा शासित प्रदेशों में हो रहा है। गुजरात की भी यही कहानी है। वहां के 17 दिनों में 1,23,000 लोगों की मौत होती है और आंकड़ों में दिखाया जाता है 4,4500 लोगों की मौत, 4,531 लोगों की मौत। आज ही गुजरात में दैनिक भास्कर में यह खबर निकली है कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि एक दिन में 3500 लोग मरे, और दैनिक भास्कर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आंकड़ों की बहस में, सरकारी आंकड़ों पर कितना विश्वास है और आंखों देखी पर कितना विश्वास है। चलिए, ओके, ठीक है। तो मैं ये बता रहे हैं
कि लाशें बहाई जा रही हैं। ये बात यूपी के लोग जो सबसे बेहतर जानते होंगे। मैं जफर साहब आ रहा हूँ, एक सेकंड आपके पास में। और जो चैनल दिखा रहे हैं, क्या उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा? अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू छपा है। योगी आदित्यनाथ, रागिनी नायक जी सुनिए, ये कैसी बात है? आज योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू छपा है, उसमें उन्होंने ये पूछा है कि मुझसे सवाल करने वाले ये तो बताएं कि पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, उसमें वो खुद कहां थे? चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, आप लोगों ने क्या किया यूपी में उतर करके? इसका जवाब लेकर के जफर साहब आपके पास आ रहा हूं, आप बोलिएगा। मैं इसका भी जवाब देती हूँ। जफर भाई, आपको भी पूरा समय मिलेगा, मैं बोल लेती हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। एक एक करके मैं छोटे-छोटे जवाब दे रही हूं, लंबा जवाब दे रही है। मैं आ रहा हूं। अरे बहुत समय जफर भाई, अभी अब आधे घंटे से ज्यादा का डिबेट है। अच्छा, आप बोलिए, रागिनी कंप्लीट कीजिए। जफर साहब, आप भी पूरा समय लेके बोलिएगा। हाँ, तो देखिए, पहली लहर जब कोरोना की आई और स्टाइल है आकर राष्ट्र के नाम संदेश सुनाया, जैसे वो मन की हाँकने का काम करते हैं, और कह दिया अब राष्ट्रीय लॉकडाउन लग रहा है, और बिना ये बताए कि जो गरीब आदमी है, रोज काम करने वाला आदमी है, मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, दिहाड़ी पे काम करने वाला आदमी है, उसका क्या होगा? उसके पेट पे जो लात पड़ रही है। सैकड़ों हजारों लोगों ने पैदल चलना शुरू किया। प्रियंका गांधी जी ने कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा, बार बार चिट्ठी लिखी गई कि इन मजदूरों का क्या हो रहा है। ऐसे विभत्स दृश्य देखे हमने, और ज्यादातर प्रवासी मजदूर, उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार की थी। ऐसे में प्रियंका गांधी जी ने बसों की लाइन लगा दी, खड़ा कर दिया। योगी सरकार ने फाटक नहीं खोला अपने प्रदेश का। उसके बाद आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने क्या किया? तो मैं तो कहती हूँ कि अखिलेश, मैं जरा जवाब दे देता, जरा जवाब यादव भी दिया जाता। आप कह रहे हैं विपक्ष ने क्या किया? तेजस्वी यादव कोरोना फैसिलिटी खोलना चाहते हैं अपने घर में, सरकारी बंगला जो मिला है, ठीक है, परमिशन नहीं देती है। अब मैं जवाब लूंगा आपकी बात करा के, लंबी बात होगी आपसे। मैं जानना चाहती हूँ, आज सोनिया गांधी जवाब देंगे जफर इस्लाम। जो बच्चे अनाथ हुए हैं, कोरोना में अनाथ हुए हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार ले, क्यों नहीं मानती? जवाब रागिनी जी, अब जवाब रागिनी जी, आप सुनिए, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं रागिनी, जवाब दे रहे हैं रागिनी जी, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा कि आप जनवादी राजनीति करने आप सुनिएगा, अब सुनिएगा, आप केवल लफाजी कर रहे हैं। आप सुनिएगा रागिनी जी, प्लीज बोलिए जफर साहब। देखिए, मैंने बीच में इनके कोई टीका टिप्पणी नहीं की, अभी कोई शांति से सुनी थी। बेचैन मत होइएगा रागिनी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं छोटी छोटी बात करता हूं, इनके जैसा स्पीच नहीं दे रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि एक नेक्सस है, और नेक्सस आपके सामने बताना चाहता हूं। यहाँ के लोग, और उस पर कांग्रेस प्रमुखता से, और जो आपको खान मार्केट गए, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वो, और जिसकी बार बार दुहाई देते हैं, वहां से आता है, यहाँ पर ट्वीट करते हैं राहुल गांधी, और झूठ को फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी और बाकी जो है विपक्षी पार्टी का। तो ये पूरा नेक्सस है, और उसी नेक्सस के बारे में आप देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप जरा जाके देखिए राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल पे, उन्होंने ऐसे भरते चीज को, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में से क्या, देश के अधिकारी, देश के सारे बड़े बड़े लोग, जो वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं उसको नहीं सुनना है। इनको चाहिए वहां से प्लान करो स्टोरी, वहां से हम ट्वीट करेंगे, और यहाँ पर हम उसको जो है झूठ फैलाने का। रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी बीच में, 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 आपकी अपनी बारी में बोलेगा आप। रागिनी जी, गलत बात है, रागिनी जी गलत बात है, उन्होंने आपको शांति से सुना था, प्लीज ये नहीं, आपको बात गलत लगे आप जवाब दीजिएगा अपनी बात। मैं तो आपको नहीं, आप मैंने तो आपकी हर बात आपकी झूठ सुनी, लेकिन फिर मैंने तो बीच में नहीं टोका आपको। आप बोलिए जफर, रखिए ना, आपके लिए शेर, आप बहुत शेर। रागिनी जी मेरी बात सुनिए ना, आपको उनके किसी भी बात से आपत्ति है, आपके पास जब आएगा मौका आप जवाब दे दीजिएगा, बीच में ना बोलिए। रागिनी जी बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत बोलिए बीच में। आपने खुद ये कहा है कि डिबेट आसानी से आराम से चलना चाहिए। नहीं तो ये झूठ क्या तो आप बोल दीजिएगा अपनी बारी में आप समय लेके बोलिएगा कि ये गलत अपनी बारी में बोलिएगा ना, मैं तो आपको आप ही के शेर व शायरी में जवाब देता हूँ। अरे ठीक है, किसी बड़े शायर ने कहा था, झूठ घटे या झूठ बढ़े वो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। यही बात है, ये लोग इतना झूठ फैलाते हैं कि सच जो है उसको आदमी भुलाने की कोशिश करते हैं, ये इनका काम है, और ये नेक्सस जो है पूरा काम करता है। भाई हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के साथ जुड़ के काम करना चाहती है। हम पूरे सही कहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, देश के हर
जिले, हर इलाके, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है, राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन आप जरा देखिए, पूरी दुनिया देश की सरकार के साथ खड़ी, देश की जनता सरकार के साथ खड़ी, अलग थलग कहां पाए जाते हैं? राजनीति नायक जी की पार्टी, उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, सुबह सुबह निकल के सोची कि वो राजनीति कर लेंगे। ये जो राजनीति करने का तरीका इस देश में खत्म हो अरे जफर साहब, एक बात बताइए, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो या रागिनी जी जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, ये तो आपकी कमियां ही बताएंगे ना, और क्या करेंगे? ये तो आपकी कमियां ही गिनाएंगे और क्या करेंगे? अब जैसे मैं पढ़ रहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कहा कि हम लोग कोरोना संक्रमण से भी लड़ रहे हैं। जफर साहब, आपसे मेरा सवाल है, जफर साहब मेरा आपसे ही सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम लोग एक तरफ कोरोना संक्रमण से भी लड़ रहे हैं और एक राजनीतिक संक्रमण से भी लड़ रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो झूठ का प्रचार करता है। सही कहा, अभी बता, मैं आपको पूरा तरीका बता दिया इनका क्या। ये बोल रहे रागिनी जी, उसके बाद आप बोलिए। ये इनका पूरा जो झूठ को किस तरह से लोगों तक फैलाने का जो काम है, लोगों को भयभीत करना और लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करना, यही लोगों ने किसानों के साथ किया, यही लोगों ने और भी जगह पे किया। और आप देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जी, अगर कोई इनके स्टेट में किसी अगर SC/ST की मौत हो, ये नहीं जाएंगे। दूसरे स्टेट पे जाओ तो लाशों पर राजनीति करना शुरू करेंगे, फोटो ऑप्स करेंगे, ये इनका काम है। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, देश की जनता देख रही है रागिनी जी, घर बैठ के जो राजनीति कर रहे हैं ना लोग, और जब ट्विटर पे तू मैं कर रहे हैं, उनको जनता जो है जवाब देती है। और आप तो फिर भी वैसे बैसाखी वाली पार्टी है, जिनको 4-5 बैसाखी के साथ चलती है, जफर साहब खुद भी डूबती है। मैं जवाब ले लूं आपकी बातों का। आपने कहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी झूठ बोलते हैं, देश को बदनाम करते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं राजनीतिक संक्रमण है ये। बोलिए रागिनी जी, रागिनी जी आप जवाब। जफर साहब, अब मेरी बारी है, ठीक है, सुनिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी, अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है। अच्छा, मैं बोलूं? बोले। देखिए, योगी जी को इस बात का एहसास हो गया है कि एक राजनीतिक संक्रमण बुरी तरीके से उनके पीछे पड़ गया है, और उस राजनीतिक संक्रमण का सबसे बड़ा एहसास उनको अपने जन्मदिन पर ही हो गया, जब वो शीर्ष नेतृत्व से बधाई चाह रहे थे, खास माध्यम से उन्हें मिली नहीं, और उसके बाद क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई और शीर्ष नेतृत्व की तस्वीरें ही गायब हो गई। तो क्या ये खींचा जो, वो भी इस बात का प्रमाण है कि संघ और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है, उसका विश्वास खुद योगी आदित्यनाथ पर से और उनकी सरकार पर से उतरता जा रहा है। अभी 2-3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर विधायक उन अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ दे रहे थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने देखा कि किस तरीके से जब कुलदीप सेंगर को आदित्यनाथ जी ने प्रोटेक्शन देने की पूरी कोशिश की, जब तक कि वो आरोपी सिद्ध नहीं हो गए। हमने देखा कि हाथरस पे किस तरीके से उन्होंने अपनी पुलिस के ADG से कह दिया कि भेज दिया, ये कहने के लिए, धमकाने के लिए परिवार को कि आप देख लीजिए कुछ गलत ना हो जाए आपके साथ। तो योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके की पृष्ठभूमि रही है, सब लोग जानते हैं। कानून व्यवस्था तो लचर है ही, मैं कहती हूँ एक नैतिक व्यवस्था जो होती है एक प्रदेश की, आज वो भी पूरी तरीके से परास्त आपने रागिनी साथ में वो खबर भी तो देखी होगी जिसमें कहा गया कि यूपी का चुनाव। मुझे भी बोलने दीजिए ना, फिर आप टोक रहे हैं मुझे। खत्म टोकना नहीं होता है, आपसे एक सवाल होता है, तो आप अगर 5 मिनट बोलना चाहेंगे तो 5 मिनट सुनता थोड़ी रहूंगा। 5 मिनट लेकिन मेरे सेंटेंस खत्म हो जाए उसके बाद टोक लीजिए। आप सेंटेंस के बीच में लेकिन आप पॉज लेंगे तब तो, आप सेंटेंस के बीच में पॉज लीजिए फिर, ठीक है? आप एक सेंटेंस के बाद आप पॉज लिया कीजिए। आजकल जैसी तीखी बहस हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है, उससे आज बहुत बेहतर बहस है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही ये बात कही कि उत्तर प्रदेश के गांव के संदर्भ में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, लोग राम भरोसे कि उत्तर प्रदेश, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ना, ये विपक्ष को कहने की तो जरूरत नहीं पड़ी। और इसी के साथ साथ जब जबरन मतगणना कराने की कोशिश की गई सरकार द्वारा पंचायत के चुनाव में, तो भी हाईकोर्ट ने रोका, योगी जी ने नहीं मानी। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दो, योगी जी ने नहीं मानी। तो जनता के ऊपर ये जो विकराल प्रहार हुआ है कोरोना का, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी चलिए, अच्छा ठीक है, योगी सरकार की। हमने कोरोना के बारे में बात की, हमने कोरोना का इंपैक्ट जो हुआ है वो आपने खुद कहा जनता ने सबसे ज्यादा महसूस किया होगा। आदमी एक इंसान नागरिक ही महसूस करता है तो वो तो जवाब दे देगा चुनाव में, उससे जिसको जो लगा होगा। आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसका भी जिक्र किया, मैं जफर साहब से उसका जवाब लेना चाहता हूं। इनका कहने का आशय यह है कि योगी जी के ऊपर अब संघ का और मोदी जी का हाथ नहीं रह गया, आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर ही झगड़ा लगा हुआ है। अरे भाई देखिए, बड़े कभी कभी मुझे हंसी आती है जब रागिनी जी जैसे जो कम से कम राहुल गांधी और
उनके से इक्वेट नहीं करूंगा, इसलिए कि इन्होंने राजनीति में रहा है, शुरू से रही है, तो थोड़ा बहुत राजनीति समझती होंगी, उनसे बेहतर समझती होंगी। इनको पता है कि राहुल गांधी जी 17 इलेक्शन हारने के बाद उनसे पीछे उनकी पार्टी जब नहीं हटती है, तो एक ऐसे नेता जिसने प्रदेश में ऐसा असर छोड़ा है कि सब लोग उनके जो जितने 5 साल में जो काम किया है उसकी दुहाई देते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको दूसरी बात तो आम बात है। पहली बात बिल्कुल सरासर गलत है। महामारी के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई ट्वीट नहीं करते, किसी के बर्थडे पे ट्वीट नहीं करते हैं। ये महामारी का समय है, अच्छे समय में ट्वीट करते हैं और उनके लिए भी करेंगे और अभी पहले भी किया है। लेकिन महामारी के समय ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है कि भाई चलता है, ये जो पब्लिक है ये सब जानते हैं हमारे। और दूसरी बात, आप इसी भ्रम में रहिए, जनता को आपके ऊपर हंसी आ रही है। सुनिए, एक मिनट का है को परेशान हो रही है, इसी मुबालके में रहिए कि भाई इनसे वो नाराज, इनसे ये नाराज। हंस रही हूँ कि आपकी कितनी जगह सही हो रही है। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, हम एक टीम है, एक मजबूत टीम है। मजबूत टीम समझते ना, हम किसी के बैसाखी पे नहीं चलने वाले हैं। आप बताइए, आपको चाहे तमिलनाडु हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, बिना बैसाखी के आप एक कदम नहीं चल सकती। आपको बैसाखी हटाते मुंह के बल गिरती हैं आप। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है। अच्छा ठीक है, मैं जरा एक बैसाखी का और जिक्र करना चाहता हूं। जरा जनरल वीके सिंह का केंद्रीय मंत्री है, उनका ट्वीट स्क्रीन पर लाया जाए। एक बैसाखी आपकी मैं दिखाना चाहता हूं जफर साहब, एक बैसाखी आपकी दिखाना चाहता हूं। ये केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी का ट्वीट है। उन्होंने इस ट्वीट में प्रियंका जी पर बात करते करते लपेटे में लिया रॉबर्ट वाड्रा जी को, और उन्होंने हैशटैग ट्रेंड कराया है तुम्हारा रॉबर्ट जीजा। और उस पर रॉबर्ट वाड्रा है बोले कि जब भी बीजेपी मुसीबत में होती है तो इनको मेरी याद आ जाती है। देखिए, ऐसा है कि आपने जो ये कारनामे के बारे में बात करती, काले कारनामे जो किए हैं उसके बारे में तो दुनिया जानती है। अब ये मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए कि वो लंबी बात दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन मैं आज चूंकि उत्तर प्रदेश पे बात है, इसलिए वरना मैं तो इतने सारे उनके जो काले कारनामे सबके ब्यौरा दे दूंगा और उनको बड़ा अफसोस, उनको बड़ी परेशानी होगी। हमारी जो बहन बैठी है वहां उनको बहुत परेशानी होगी, इसलिए कि उनको बार बार 5 साल 10 साल से यही परेशान है कि हमारे कैसी पॉलिटिकल फैमिली है, बस फैमिली जो खाली करप्शन, दोनों माँ बेटा जो है वो अभी बाहर बैठे हुए हैं बेल पे, कब जेल चले जाए मालूम नहीं। ठीक है, दामाद बाबू वही हाल है, तो दामाद बाबू उसी हाल। तो इस तरह की बातें मैं नहीं कर रहा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। सुन तो लीजिए ना, मेरी बात क्या है, आप देखिए जरा सी बात कहो तो इनको परेशानी हो जाती है। अरे बेचैन क्यों हो जाते हैं? अरे मेरी बहन क्यों बेचैन हो रही है? सुनो क्या, आप बोलिएगा, अरे बेचैन क्यों हो रही है? चलिए अच्छा ठीक है, जबर साहब आपकी बात कंप्लीट हो गई। जबर साहब बात कंप्लीट हुई आपकी। हो जाएगा तो क्या करेंगे आप कहेंगे कि 17 इलेक्शन में फेल, 17 इलेक्शन में फेल। रागिनी जी ऐसे नहीं रागिनी जी आपको भी बात संभल के बोलना पड़ेगा प्लीज। मैं इसको भी ऐसे नहीं जाने दे सकता। राहुल सोनिया आपको मैं भी जानता हूँ आप किसकी बात कर रही हैं, लेकिन ऐसी बात मत कीजिए, ये बात मत कीजिए। ऑब्जेक्शनेबल है ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। ने पूछा, मैंने जवाब दिया, भाषा का प्रयोग एंकर ने पूछा, जवाब दिया। आप जनरल वीके सिंह ये कह रहे हैं, एक सेकंड, एक जफर साहब एक मिनट, जफर साहब मैं वापस मैं रागिनी जी के पास आ रहा हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा, आप पढ़ के सुना रहा हूं। जनरल वीके सिंह ने प्रियंका जी के बारे में लिखा, 0 पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, नो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट, हैविंग स्पेंट 0 टाइम इन स्टेट, प्रियंका गांधी इज एट बेस्ट इनफॉर्मल एम्बेसडर फॉर यूपी टूरिज्म, serious corruption allegations against her husband show how dangerous empowering the family can be। उसके बाद हैशटैग चलाया तुम्हारे रॉबर्ट जीजा। अब मैं जवाब दे सकती हूं क्या? बोलिए। हाँ, तो सौरभ जी देखिए कि कांग्रेस की महिलाओं के दाम्पत्य जीवन को निशाना बनाकर राजनीतिक बाजी जीतने की कोशिश जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता करते हैं, ये आज से शुरू नहीं है। इंदिरा जी के बारे में अश्लील टिप्पणी की, सोनिया जी के बारे में अश्लील टिप्पणियां की, अब प्रियंका गांधी जी को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानती हूं, लेकिन इसके बावजूद भी
चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, नरेंद्र मोदी जी रहे, स्मृति ईरानी रही, रॉबर्ट वाड्रा जी महिला है क्या? दाम्पत्य जीवन रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में क्या तुम्हारा जीजा मतलब क्या? जीजा मतलब महिला है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, एक मिनट रागिनी जी, आज आप रागिनी जी आप कई आपत्तिजनक उदाहरण दे रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, नहीं करप्शन के बारे में बात होना, आप अपनी बात करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन बात होगी तो मैं आपको रोकूंगा। जफर साहब एक मिनट, झूठ का साथ लेती है। आप बोलिए। अरे झूठ का क्यों साथ लेती है? आप झूठ क्यों बोलती है? अभी रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बात नहीं करते। अच्छा एक सेकंड, जफर जी एक मिनट रुकिए, मैंने इनसे सवाल किया है, इनको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। जफर इस्लाम साहब एक मिनट, मेरे पास समय कम है, इनका जवाब आ जाने दीजिए, इनका जवाब आ जाने दीजिए। जफर इस्लाम जी दिलाना चाहती हूँ, बोलिए। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, सोनिया गांधी, सुनिए, हाँ बोलिए। जफर भाई आप गलत कर रहे हैं, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, मुझे मेरी बात आपकी आवाज आ रही है रागिनी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपकी बात सुनाई दे रही है, आप बोलिए रागिनी जी। आवाज आ रही है, इससे क्या मतलब है? इन्हें चुप कराइए पहले। मैं कैसे करूं? मैं जाके मैं इनके जाके हाथ पकड़ के चुप कराऊं? मैं उनसे कह रहा हूं चुप हो जाइए, बताइए मैं क्या करूं? मैं चुप हो जाता हूं, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, मैं किसी का फेडर डाउन नहीं करूंगा, किसी का फेडर डाउन नहीं। जफर इस्लाम जी प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, समय कम है। बोलिए। सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, आज भी कहते हैं। कुछ नहीं कहा। जहां जिस देश में उनका जन्म हुआ उसका नाम लेकर बार बार अपमानित करने की कोशिश करते हैं। और ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने कांग्रेस की कमान जब संभाली तो केवल 4 प्रदेशों में सरकार थी, संगठन सिकुड़ रहा था, अटल अडवाणी युग था, समाप्त कर दिया उस अटल अडवाणी युग को सोनिया गांधी जी ने। 19 प्रदेशों में सरकार बनाई, दो टर्म की यूपीए सरकार बनी हमारी। इसीलिए कांग्रेस की महिलाओं के प्रति इस तरीके का रवैया और इस तरीके की भाषा जफर इस्लाम साहब आप बिल्कुल प्रयोग ना करें। और मैं प्रियंका जी के लिए कहना चाहती हूं कि करुणा साहस है पहचान उनकी, संकटों से वो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है वो हिंदुस्तान की नारी है। संवेदना के स्तर पर कार्यकर्ता के साथ जुड़ना, संवेदना के स्तर पर जनता के साथ जुड़ना, चाहे हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की बात हो, चाहे प्रवासी मजदूरों के लिए बसें इकट्ठी करने की बात हो, मैं इनका जवाब दूंगा। अब आप सुनिएगा, मेरे पास समय शायद मुश्किल से रग में इस देश की 50 सेकंड का समय मेरे पास बाकी है। जफर इस्लाम बोलिए, प्रियंका गांधी को पर्सनल टारगेट बनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी, मैं ये शेर जरूर कहना चाहती हूँ जी, मैंने कोई न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में ठीक है, ओके रागिनी जी, ठीक है। जफर इस्लाम बोले, रागिनी जी आप सुनिएगा, रागिनी जी बस की चोट पर कहना चाहती, ठीक है। जफर इस्लाम लास्ट कमेंट सुनिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, फिर उन्होंने कहा कि जफर इस्लाम आप महिलाओं पर, मैं तो कुछ बोला ही नहीं किसी महिला के बारे में, लेकिन उसमें आपने पूछा मुझसे रॉबर्ट वाड्रा क्या जीजा, तो क्या महिला है वो? इनके नजर में हो सकती है, मेरे नजर में तो महिला नहीं है। दूसरी बात ये आप बोल रहे अरे सुन लीजिए, मैंने सुनिए आपने कहा कि वो युद्ध खत्म कर दिया। अरे मोदी जी ने तो कांग्रेस को से मुक्त कर दिया देश को। सुन लीजिए, कांग्रेस से मुक्त कर दिया देश को। क्यों नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में? अरे रागिनी जी, आप जितना झूठ फैलाएंगी, देश को भ्रमित करेंगी, जितना आप लोग कीचड़ में जाएंगी, जितना आप नीचे कीचड़, नीचे गिरके राजनीति समय समाप्त। आज के कुरुक्षेत्र में इतना ही वक्त था मेरे पास। जफर इस्लाम जी और रागिनी नायक जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा तो ऐसे कभी खत्म नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।